हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 20 मई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने कितने रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर किया है? आंसर हो जाएगा 2000 रुपए के नोट। तो दोस्तों, अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर किया जाए। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो नोट है ये अमान्य नहीं माना जाएगा। 2000 के नोट की बात करें तो 2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। इसके बाद आरबीआई ने 2019 से इस नोट की छपाई बंद कर दी थी। दोस्तों, आरबीआई के द्वारा अभी हाल ही में बैंकों को ये निर्देश दिया गया है कि 30 सितंबर 2023 तक इन नोटों को बदला जाए। यानी ये जो 2000 के नोट हैं ये 30 सितंबर 2023 तक बदले जाएंगे। एक बार में 20,000 रुपए के नोट ही बदले जाएंगे, लेकिन अकाउंट में इन नोटों को जमा करने की कोई लिमिट नहीं होगी। अब बैंक जो है 2000 के नोट इशू नहीं करेंगे। तो ये कुछ निर्देश जारी किए गए हैं आरबीआई के द्वारा। बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और 1937 में इसका जो स्थायी कार्यालय है वो मुंबई स्थानांतरित किया गया था। इससे पहले इसका कार्यालय कोलकाता हुआ करता था। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। तो अभी हाल ही में कौन सी घटना हुई है म्यांमार में? तो वहां पर चक्रवात मोचा आया था जिसके कारण म्यांमार में जनधन की हानि हो गई है। तो भारत ने मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। इसके तहत 3 नौसैनिक जहाजों को म्यांमार भेजा गया है, जिसमें खाद्य सामग्री है, टेंट है, आवश्यक दवाएं हैं, पानी के पंप हैं, पोर्टेबल जनरेटर हैं, कपड़े हैं और स्वच्छता की वस्तुएं इसमें भेजी गई हैं। दोस्तों, हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर जी, तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि भारत पहला ऐसा देश बना है जिसने चक्रवात मोचा के बाद म्यांमार की सहायता की है। चक्रवात मोचा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो चक्रवात मोचा को नाम दिया है यमन ने और यह बंगाल की खाड़ी में आया था और आईएमडी के द्वारा इसे अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान माना गया है और इसमें जो हवा की गति थी वो थी 277 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर आप मैप देख सकते हैं, ये है इंडिया का मैप और ये दोस्तों ये है म्यांमार, ठीक है, ये है बंगाल की खाड़ी। तो यहीं पर चक्रवात मोचा आया था और फिर इसने म्यांमार में यहां पर तबाही मचाई है। दोस्तों, हाल ही में आयोजित किए गए प्रमुख ऑपरेशन डिस्कस करते हैं। जैसे ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद करने के लिए इसे शुरू किया गया था। ऑपरेशन अलर्ट सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन ऑक्टोपस एनआईए और ईडी के द्वारा पीएफआई के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग के लिए छापामारी के लिए शुरू किया गया था। इसी प्रकार से ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार के द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए शुरू किया गया। ऑपरेशन गरुण सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए शुरू किया था। ऑपरेशन मेघचक्र सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता करने के लिए शुरू किया था। ऑपरेशन नार्कोस रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए शुरू किया गया था। यहां पर बात आई थी म्यांमार की। तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, भारत का पड़ोसी देश है और दोस्तों इसकी कैपिटल याद रखिएगा क्या है? नैप ईदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 देशों की बैठक किस देश में शुरू हुई है? तो दोस्तों G7 देशों की जो बैठक है वो जापान में शुरू हुई है, ठीक है, और ये 49वीं बैठक है और जापान के हिरोशिमा शहर में दुनिया के अमीर देशों के संगठन G7 की बैठक शुरू हुई है। 19 मई को यह बैठक शुरू की गई है। इसमें लगातार चौथी बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए हैं बतौर गेस्ट के रूप में। और एक और पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है कि हिरोशिमा जाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी।
दोस्तों G7 में पहली बार 2003 में भारत को अपनी बैठक में शामिल होने का न्योता भेजा गया था। उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी फ्रांस गए थे और उस बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया था गेस्ट के रूप में। G7 की 49वीं बैठक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि 2023 में हो रही है। तो दोस्तों ये 19 से 21 मई 2023 तक आयोजित की जाएगी और इस बैठक का आयोजन जापान के हिरोशिमा शहर में किया जाएगा। इसमें हिस्सा लेंगे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन। इसमें आमंत्रित देश कौन कौन से हैं जिन्हें गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोमोरोस, कुक आइलैंड, भारत, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, यूक्रेन और वियतनाम। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो G7 की 48वीं बैठक है वो जर्मनी में आयोजित की गई थी। G7 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो यह एक अंतर सरकारी राजनीतिक मंच है। इसके सदस्य हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। दोस्तों G7 के 7 देशों के अलावा इसमें यूरोपीय संघ भी शामिल है। इसका गठन हुआ था 25 मार्च 1973 को और पहला G6 शिखर सम्मेलन 15 नवंबर 1975 को हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को मंजूरी दी गई है। दोस्तों इसमें यह निर्णय लिया गया, यानी ये बैठक जो हुई थी इसमें यह निर्णय लिया गया कि जो मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना है उसका नाम मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना होगा। इस योजना के तहत कम से कम 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 12वीं पास, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके सभी युवा इस योजना के लिए पात्र होंगे। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत युवाओं को काम सिखाया जाएगा और इसके बदले में सरकार की ओर से उन्हें स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। दोस्तों योजना के तहत 12वीं पास जो युवा होंगे उन्हें 8,000 रुपए, ITI पास 8,500, डिप्लोमा पास 9,000 रुपए और स्नातक या उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं को 10,000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा। मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है। मऊगंज जो है वो मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है जिसमें महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। कर्नाटक में विधायक दल का नेता किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक में इलेक्शन हुए थे और दोस्तों उसमें कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधायक दल का जो नेता चुना गया है वो चुना गया है सिद्धारमैया को। यानी सिद्धारमैया जो है विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं तो वही अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे। तो दोस्तों सिद्धारमैया को नए विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया है। 20 मई को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया शपथ लेने वाले हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक 18 मई को बेंगलुरु में हुई और इसमें उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण नाम है DK शिव कुमार का। तो DK शिव कुमार जो है वो उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं। दोस्तों सिद्धारमैया और DK शिव कुमार ने सरकार के लिए अभी हाल ही में राजभवन में दावा पेश किया है सरकार बनाने के लिए और ये दावा किसके सामने पेश किया है? राज्यपाल थावरचंद गहलोत के सामने। सिद्धारमैया इससे पहले 2013 से 18 तक भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देखिए 13 मई को जो फाइनल आंकड़े आए थे, रिजल्ट आया था चुनाव का, तो कांग्रेस पार्टी ने 135 सीटें जीती हैं, बीजेपी ने 66, जेडीएस ने 19 और अदर के खाते में 4 सीटें गई हैं। तो ये आंकड़ा रहा है इस साल के चुनाव का। ठीक है, तो यहां पर आप कर्नाटक की लोकेशन देख सकते हैं। बेंगलुरु इसकी कैपिटल है और इसके पड़ोसी राज्यों में आते हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य, रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 19 मई को नई दिल्ली में एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता की है। इसकी थीम थी एक सतत भविष्य में प्रवेश, यानी एंटरिंग इनटू ए सस्टेनेबल फ्यूचर। दोस्तों इस मीटिंग का या इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो है एशिया प्रशांत और दुनिया भर में विकास, व्यापार, निवेश
और स्थिरता से संबंधित उद्योग के द्वारा सामना किया जा रहे मुद्दों पर चर्चा करना और सहयोग को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। तो दोस्तों अभी हाल ही में द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। द गोल्डन ईयर पुस्तक हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा प्रकाशित की गई है। बॉन्ड के 89वें जन्म दिवस के अवसर पर 19 मई 2023 को इस पुस्तक को रिलीज किया गया है। याद रखिएगा रस्किन बॉन्ड जो है वो इंडियन लेखक हैं। चलिए दोस्तों अब हम 2023 की कुछ प्रमुख पुस्तकें डिस्कस करते हैं। पहली पुस्तक है गवर्नर पेट टू गवर्नर हाउस। ये हिक्स ओडिसी इसकी पुस्तक है। PS राम मोहन राव की। स्नैक्स इन गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 इसकी पुस्तक है राजीव मल्होत्रा और विजय विश्वनाथन की। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म किसकी पुस्तक है? रचना विष्ट रावत की। एज गुड एज माई वर्ड किसकी पुस्तक है? KM चंद्रशेखर की। और इसके अलावा मुंडका उपनिषद द गेटवे टू इंटरनिटी किसकी पुस्तक है? डॉक्टर करण सिंह की। अगला प्रश्न है विश्व एड्स टीका दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 मई को विश्व एड्स टीका दिवस मनाया जाता है। दोस्तों विश्व एड्स टीका दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है और यह एक लाइलाज बीमारी HIV के लिए टीका बनाने के महत्व पर जोर देती है। यानी कि HIV का टीका बनाया जाए इसके लिए यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों विश्व एड्स टीका दिवस को HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों बात करें अगर हम HIV की तो इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, जिसके कारण एड्स नामक बीमारी होती है और इसमें जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमजोर हो जाता है। अगला प्रश्न है सागर परिक्रमा यात्रा चरण 5 का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इसका शुभारंभ महाराष्ट्र में किया गया है। तो केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। तो उन्होंने करंजा रायगढ़ महाराष्ट्र में सागर परिक्रमा यात्रा की चरण 5 का शुभारंभ किया है। सागर परिक्रमा कार्यक्रम मत्स्य विभाग, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के द्वारा चलाया जा रहा है और इसका वर्तमान में जो उद्देश्य है वो है मछुआरों के मुद्दों का समाधान करना। यानी देश में जो मछुआरे हैं दोस्तों उनके जो मुद्दे हैं उनकी समस्याओं को सॉल्व करना इस सागर परिक्रमा कार्यक्रम का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गैको मेजोरामेंसिस की खोज किस राज्य में हुई है? तो इसकी खोज मिजोरम में हुई है। दोस्तों ये जो छिपकली है इसकी बनावट कुछ इस प्रकार से है कि ये उड़ सकती है लेकिन ये आसमान में नहीं उड़ सकती है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए वो उड़ने का काम करती है। इस प्रकार से उसके पंख फैल जाते हैं और फिर वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है, ग्लाइड कर सकती है। उड़ते समय अपने शरीर को पैरासूट की तरह ये बना लेती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये अपने शरीर को पैरासूट की तरह बना लेती है और फिर वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान की शुरुआत कहां से की है? तो इसकी शुरुआत नई दिल्ली से की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? अर्जुन राम मेघवाल। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को। पेटीएम के अध्यक्ष और COO कौन बने हैं? भावेश गुप्ता। किस देश की अदालत ने 26/11 मामले के आरोपी तहब्बुर राणा को भारत प्रत्यार्पित करने की मंजूरी दी है? अमेरिका ने। रतन लाल कटारिया वर्तमान में कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वो लोकसभा सांसद थे। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डे ला लेगियन डी होनोर से किसे सम्मानित किया गया है? N चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य GI टैग के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है? उत्तर प्रदेश। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 16 गोल्ड मेडल जीते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया है? 16 नवंबर को। पेनेसिया बायोटेक की डेंगू वैक्सीन का किस चरण का ट्रायल अगस्त या सितंबर 2023 में पूरे होने की संभावना है? तो तीसरे चरण के पूरे होने की संभावना है। चलिए दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में डिस्कस करते हैं भारत के प्रमुख स्टेडियम। जैसे शेर ए कश्मीर स्टेडियम क्रिकेट से रिलेटेड है, श्रीनगर में है।
अरुण जेटली स्टेडियम क्रिकेट से रिलेटेड है, नई दिल्ली में है। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है, क्रिकेट से रिलेटेड है। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम क्रिकेट से रिलेटेड है, लखनऊ में है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट स्टेडियम ये फॉर्मूला 1 से रिलेटेड है, नोएडा में है, तो इसको आप जरूर नोट करिएगा। ईडन गार्डन क्रिकेट से रिलेटेड है, कोलकाता में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है, क्रिकेट से रिलेटेड है। ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में है और ये हॉकी से रिलेटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख स्टेडियम है, तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, आरबीआई ने कितने रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर किया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। और दोस्तों अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे ऐप पर और टेलीग्राम चैनल पर, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां से पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।